देखो दोस्तों, अपन कहाँ पे आ गए थे? रचना शरीर एनाटॉमी आयुर्वेद क्लास कर रहे थे अपन। अध्याय प्रथम शारीरोपकरणीय शारीर। पहला पॉइंट हो गया था सिलेबस का, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ भी कर लिया। धातु भेद से पुरुष का संगठन, एक धातु, द्विधातु, त्रिधातु सब कर लिया था। आज करेंगे आठवां पॉइंट, पंच भौतिकत्व, त्रिगुणत्व और त्रिदोषत्व। किसका? पुरुष का या शरीर का? भाई शरीर का पांच भौतिकत्व, शरीर का त्रिगुणात्मक और शरीर की त्रिदोषमयता। ये पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। फिर रहेगा कर्म पुरुष और दोष धातुमल मूलकत्व, शरीर की दोष धातुमल मूलकता। ये दो पॉइंट कल हो जाएंगे, मतलब कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा और लेंथी चैप्टर है। इसके बाद में सब एक एक दिन के चैप्टर हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये दो पॉइंट कल हो जाएंगे। आज अपन ये पॉइंट करेंगे आठवां पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं आठवां पॉइंट, पांच भौतिकता। देखो पांच भौतिकता मतलब पंच महाभूत के बारे में बात होगी। तो भूत, भूत शब्द की व्युत्पत्ति देखो पहले। भूत सत्तायाम धातु से भूत शब्द बना है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मीनिंग क्या होता है कि किन किनों से कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस तरीके से बना है। तो भू सत्तायाम धातु, तो ये भू सत्तायाम धातु से, धातु है ये, भू सत्तायाम धातु से भूत शब्द बना है। इसका अर्थ क्या है? सत्ता। इसलिए जो सत्तावान हो या जिसका अस्तित्व हो उसे भूत कहते हैं। अपन का इनका अस्तित्व है तभी तो भूत बोलते हैं, क्योंकि अपन खुद का अस्तित्व है, पेड़ पौधों का अस्तित्व है, निर्जीव वस्तु का अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है। और ये सब किससे बनी है? पंच महाभूतों से बनी है। तो इनकी सत्ता है, मतलब जो शासन करे एक तरीके से, जो रहे सत्ता में, जिसका अर्थ है सत्ता। इसलिए जो सत्तावान हो, जिसका अस्तित्व हो, उसे भूत कहते हैं। अपना अस्तित्व है ना, है कि नहीं? अपना अस्तित्व है तभी तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पेड़ पौधों का अस्तित्व है, ठीक है, जीव जंतु का अस्तित्व, संसार में जो भी चीज़ है वो अस्तित्व है उसका, तभी तो वो है, नहीं तो नहीं होती। और वो सब किसी चीज़ से बनी है? पंच महाभूतों से। जिसका अस्तित्व उसे भूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों को महाभूत कहा गया। इन्हें तत्व भी कहा जाता है। तो मतलब बोलते हैं ना कि देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पांच मुख्य एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में। जैसे अपन मॉडर्न के हिसाब से 12th में पढ़ा होगा अपन ने, जैव अणु नाम का एक चैप्टर होता था कि सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पांच मुख्य तत्व पाए जाते हैं। वैसे ही वो तो हो गई मॉडर्न की बात, लेकिन मूल तत्व क्या है कि सभी चीज़ें, संसार की जितनी भी चीज़ें ना, इन पांचों महाभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। कहने का मीनिंग ये है कि आप कुछ भी देखो, चाहे वो सजीव देखो, चाहे वो निर्जीव देखो, कुछ भी संसार में जो भी मतलब वस्तु है जिसका अस्तित्व है, वो पांचों महाभूतों से बनी है। और उनका नाम क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पांच भौतिकत्व, सद्रवम पांच भौतिकत्वम स्मितम अर्थे, मतलब इस आशय से सभी द्रव पांच भौतिक है। यह शरीर भी पांच भौतिक है। अपन ने जो सिलेबस का पॉइंट था उसमें था कि शरीर की पांच भौतिकता, ठीक है, शरीर की त्रिदोषात्मकता और शरीर की त्रिगुणात्मकता। तो अपन शरीर की पांच भौतिकता मतलब पांच तत्वों से मिलकर बना है, इसको सिद्ध करना है कि इस आशय से कि सब द्रवम पांच भौतिकम स्मितम अर्थे। कहने का मीनिंग ये है कि सभी द्रव संसार में जो भी है पांच द्रवों से बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो अपना शरीर भी पांच महाभूतों से बना है। इससे तो ये मीनिंग निकलता है कि सर्वद्रव मतलब सभी। अब इसमें देखो ये भी नहीं बोला कि सजीव निर्जीव, मतलब सभी हैं, इंक्लूड सभी, मतलब आल इंक्लूड कर लिया इसमें। तो इस आशय से मतलब इस श्लोक से जब सभी द्रव पंच भौतिक है तो शरीर भी पांच भौतिक है। एक लाइन तो ये हो गई सिद्ध करने की। दूसरी देखो, महाभूतों के विशेष गुण बताए बीच में। अब यहाँ पे मैंने देखो आचार्यों के नाम लिखे नीचे, अभाव प्रकाश, आचार्य, चरक। तो ये स्पेसिफिक ऐसे तो अभी तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आचार्य चरक ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य भाव प्रकाश ने क्या बोला, आचार्य सारंगधर ने क्या बोला। जब एक बार पढ़ लिया तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दो बार पढ़ लिया कोई ध्यान देने की, जब तीसरी या चौथी बार रिवीजन करो तब ऑटोमेटिक नाम चला जाता है कि किसने बोला। स्पेसिफिक नॉलेज होने लग जाती है AIPGT के लिए, जो PG की प्रिपरेशन होता है उसके लिए। अब मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरी भी PG की प्रिपरेशन चल रही है और मैं इस क्लास के माध्यम से PG की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो जाता है ना, तो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है। और मैं इसलिए इसको डाल देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो पांच महाभूतों के विशेष गुण देखो, आकाश का गुण लघु, पृथ्वी का गुरु, जल का स्निग्ध, वायु का रुक्ष और अग्नि का तीक्ष्ण। और ये पांच महाभूत डिटेल में आप कहाँ पे पढ़ोगे? पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 द्रव में आप स्टडी डिटेल में पढ़ोगे। आपने पढ़ लिया होगा, जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली थी ना पदार्थ विज्ञान की, उनने सबने पढ़ लिया होगा पंच महाभूत वाला। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि पांच महाभूतों के बारे में पढ़ना है, ये मुद्दा नहीं है। अपन को ये सिद्ध करना है कि शरीर पंच महाभूतों से कैसे बना। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, कभी किसी क्वेश्चन आ जाता है कि पांच महाभूतों के भौतिक गुण लिखो, पांच महाभूतों के विशेष गुण लिखो, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है यहाँ पे।
यानी मेंशन करने की इतनी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप स्पेसिफिक पढ़ोगे, क्योंकि पदार्थ विज्ञान का एक स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन इसलिए किया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पांचों महाभूतों का विशेष गुण क्या है? आकाश का गुण लघु है। तो मतलब जो लघु गुण है, लघुत्व तो पाया जाता है, लाइट वेट पाया जाता है ना, वो किसकी वजह से पाया जाता है? आकाश की वजह से। और जो हैवी है वो पृथ्वी की वजह से। और जो कोइटनेस मतलब स्निग्ध है वो जल की वजह से। जो ड्राई है रुक्ष वायु की वजह से। और जो तीक्ष्ण शार्प वो किसकी है? अग्नि की वजह से। महाभूतों के भौतिक गुण ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क लगा लो ऐसे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 2 नंबर के क्वेश्चनों में। महाभूतों के भौतिक गुण किसने बताया? आचार्य चरक ने। और ये किसने बताया? तो ऊपर वाले भाव प्रकाश ने। महाभूतों के भौतिक गुण देखो, पृथ्वी का खरत्व, जल का द्रवत्व, वायु का चलत्व, अग्नि का उष्णत्व और आकाश का अप्रतिघात। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अप्रतिघात किसका लक्षण है? यह है आकाश का। अप्रतिघात का मतलब जिसपे आघात नहीं हो सकता, जिसपे चोट नहीं लग सकती। खाली स्थान पे क्या आघात हो सकता है? आकाश यानी खाली स्थान, और खाली स्थान पे कोई चोट नहीं हो सकती, तो अप्रतिघात, जिसपे प्रहार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो, पृथ्वी का खरत्व, जो खर गुण पाया जाता है। खरत्व समझते हो आप कि खरत्व का मीनिंग होता है एक तरीके से खरखरापन, जैसे खरखरा होता है ना एक तरीके से। आपको क्या मैं बताऊँ, आपको किस तरीके से समझाऊँ? वो कोई चीज़ होती है, क्या बोलो क्या बोलो भैया? रफनेस, 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 खुरदरा टाइप का है ना, इस तरीके से होता है ना। और ये द्रव, अब देखो जितना भी यहाँ पे देखो जल का द्रवत्व, मतलब आप जो भी लिक्विड चीज़ देखोगे ना वो किसकी वजह से? जल महाभूत की वजह से। चलत्व, चलत्व का मीनिंग क्या है? कि आप अगर कोई भी गति देख रहे हो, कहीं भी गति देख रहे हो, किसकी वजह से है? वायु की वजह से। उष्णत्व, उष्णत्व अगर आप कहीं पे ऊष्मा देख रहे हो, अग्नि देख रहे हो, वो किसकी वजह से है? अग्नि महाभूत की वजह से। और कहीं पे भी आप खाली स्थान देख रहे हो, वो आकाश की वजह से। ये इनके भौतिक गुण। और स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पंच महाभूतों के भौतिक गुण लिखो। और ये पीजी में भी आता है कि भाई उष्णत्व किसका है, चलत्व किसका है, अप्रतिघात किसका है। तो अप्रतिघात वाला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब तो ये खरत्व, दरत्व, चलत्व, उष्णत्व ये तो याद रह जाता है, नाम से पता लग जाता है, लेकिन ये अप्रतिघात पता नहीं चलता। इसलिए इसका पूछा जाता है कि अप्रतिघात किसका गुण है, तो आपको आंसर देना होता है आकाश का। ठीक है, क्योंकि मैं कल ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, पीजी की एक बुकलेट है मेरे पास, तो उसमें ये क्वेश्चन देखा था, इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं बता दिया मैंने आपको। शरीर का ऐसे ही होता है पीजी की तैयारी में, कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं कि कुछ बड़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का आता है ना, क्योंकि सब्जेक्टें बहुत सारी हो जाती हैं, कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। नहीं, अगर आप शुरू से ही पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। अब जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो मेरा रिवीजन हो गया यहाँ पे। अब देखो, शरीर का 5 भौतिकत्व, अपन ने 5 भौतिकता पढ़ा, 5 भौतिक तत्व पढ़े, इनके गुण पढ़ लिए। अब शरीर का 5 भौतिकत्व सिद्ध करना है अपन को। तत्त शरीर नाम चेतनाधिष्ठानम भूतम पंच महाभूतम विकारम समुदायकतम। अब इस श्लोक से अपन ने इसका मीनिंग कर चुके हैं पहले कि तत्त शरीर नाम चेतनाधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकारम समुदायकतम। किसमें बताया था अपन ने? शरीर की परिभाषा में, मैंने वहाँ पे लिखाया था। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ दोबारा से। ये रहा देखो, तत्त शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकतम संयोग वाई, कि चेतना यानी कि आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। अब इस श्लोक से पता चलता है कि भाई शरीर 5 महाभूतों से बना है। किसने बोला है? आचार्य चरक ने। वापस आ जाते हैं वहीं पे कि तत्त श्रीनाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकारम समुदायकतम चरक शारीर, कि चरक ने जिस प्रकार गर्भ को पंच महाभूतों का विकार बताया, उसी प्रकार शरीर को भी पंच महाभूतों का विकार प्रमाणित किया। कि भाई चरक ने बोला है कि गर्भ भी 5 महाभूतों का बना है, तो शरीर भी 5 महाभूतों का बना है। और अपन ने यहाँ भी सिद्ध कर चुके हैं कि शव द्रव पंच महाभूतिकतम, कि सभी द्रव पंच महाभूतों के बने। और इसका मीनिंग तत्त श्रीनाम चेतनाधिष्ठानम पंच महाभूत विकार समुदायकतम, ये मैं बता सकता हूँ शरीर की परिभाषा में। तो आप समझो कि शरीर का 5 भौतिकतम, कहने का मीनिंग ये है कि अपन को ये चीज़ सिद्ध करनी है कि कैसे पंच महाभूतों के बना हुआ है। अब यहाँ पे आई है गर्भ, कि चरक ने जिसका गर्भ को पंच महाभूतों का विकार, की गर्भ पंच महाभूतों से बना है। अब गर्भ को समझो पहले, क्योंकि गर्भ का नाम आ गया। तो गर्भ की 5 भौतिकता देखो पहले, कि सत्य कार्य के नियमानुसार जब शुक्र एवं आर्त्य के संयोग से गर्भाधान होता है। अब ये सत्य कार्य क्या है? एक आता था असत्य कार्यवाद, एक होता है सत्य कार्यवाद। 2 सिद्धांत है मुख्यतः, कार्य और कारण सिद्धांत हैं। ये पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 में है, नहीं चैप्टर नंबर 7 में, पदार्थ विज्ञान के द्वितीय पेपर में। पदार्थ विज्ञान के द्वितीय पेपर में कार्य कारण सिद्धांत नाम से एक चैप्टर है, उसमें 2 सिद्धांत आते हैं, सत्य कार्यवाद सिद्धांत और असत्य कार्यवाद सिद्धांत। सत्य कार्यवाद सिद्धांत का मीनिंग ये है कि जो भी कार्य होता है वो पहले से कोई कारण है, मतलब जिस वजह से उत्पन्न हो रहा है उसमें निहित होता है। जैसे कि अपन
दूध को दही में बदलना, तो दूध से दही निकल रहा है, तो दूध में ही पहले दही छिपा हुआ था, अपन ने कुछ एक्स्ट्रा निमित्त कारण का मीनिंग होता है एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अपन उसमें होता है ना कि छाछ का या फिर नींबू का कुछ ऐसा डाला जिससे कि वो दही में परिवर्तित हो गया। जैसे तिल से तेल निकलना, जैसे मूंगफली से तेल निकालना, तो ये तेल पहले से ही उस तिल में था। इसी तरीके से बोल रहा है कि सत्य कार्य के नियमानुसार जब शुक्र एवं आर्तक के संयोग से गर्भाधान होता है, तो जो गर्भ था अपना, जो अपनी शरीर की रचना है, बॉडी है, वो इन दोनों में समाहित है। किसमें? शुक्र में और आर्तक में। अगर इन दोनों का संयोग हो गया तो जीव उत्पत्ति हो जाएगी। तो इनकी वजह से अपनी जीव उत्पत्ति, ये बोलती है सत्य कार्य, कि पहले किसी न किसी में अपना जीव विद्यमान था। किसमें था विद्यमान? शुक्र में और आर्तक। शुक्र का मीनिंग समझते हो सीमन, आर्तक का मीनिंग ओवम। बहुत से बच्चे जो हिंदी इंग्लिश मीडियम का होता है ना, वो शुक्र का मीनिंग ही नहीं समझ पाते, वो कन्फ्यूज ही रहते हैं। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया हुआ था पहले कि सर ये शुक्र क्या होता है, आर्तव क्या होता है। अब यहाँ पे भी आर्तव, आप जब थर्ड ईयर में आओगे, गायनेकोलॉजी स्टडी करोगे, ठीक है, तब पता लगेगा आपको आर्तव यानी रज, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसको भी आर्तव बोलते हैं। जो मतलब ब्लड बाहर आता है ना, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड बाहर आता है ना, उसको भी आर्तव बोलते हैं, और ओवम को भी आर्तव बोलते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको क्या माने। तो धीरे धीरे आप स्पेसिफिक वर्ड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक समझने लग जाओगे किसको क्या बोलना है। तो शुक्र एवं आर्तव के संयोग से गर्भाधान होता है, अतः शुक्र और शोणित के 5 भौतिक संगठन से भौतिक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि शुक्र और शोणित के, तो शुक्र और आर्तव ये भी 5 महाभूतों के बने हैं। इनके 5 भौतिक संगठन से भौतिक स्थूल मतलब जो दिखता है ना अपन को घर में, जो फीटस वृद्धि करता है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, वो उसके भौतिक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब कैसे? इस प्रक्रिया में पृथ्वी से धारण, जल से संवहन, अग्नि से परिपाक और वायु से रचना विभाग, वह आकाश से अवकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार 5 महाभूतों से गर्भ शरीर का निर्माण होता है। मतलब 5 महाभूत योगदान दे रहे हैं गर्भ को बनाने में, गर्भ का विकास करने में, गर्भ को बढ़ाने में। तो समझ जाओ। अब वापिस आ जाते हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार चरक ने जिस प्रकार गर्भ को 5 महाभूतों को विकार बताया, उसी प्रकार शरीर को भी 5 महाभूतों को। अब आपको पता है, अब शरीर चेंज थोड़ी होता है। जो शरीर गर्भ में होता है, जो माता के पेट में होता है, वही शरीर बाहर आता है। तो आपको पता है कि गर्भ 5 महाभूतों से बना है, तो शरीर भी 5 महाभूतों से बना है। ये भी एक सिद्ध हो गया। तो अपने पास 2 लाइनें आ गई कि सभी द्रव 5 भौतिक सिद्धम, एक शरीर का 5 भौतिकत्व वाला ये श्लोक, एक ये श्लोक, भाई शरीर का 5 भौतिक सिद्ध हो गया। अभी और भी सिद्ध करना है। अब आगे मैं और बताऊंगा। त्रिदोष 5 महाभूत संबंध या त्रिदोष की 5 भौतिकता। अब देखो सब पॉइंट आ रहे हैं। ये अलग से भी आ सकता है कि त्रिदोष की 5 भौतिकताओं को सिद्ध कीजिए, या फिर त्रिदोष और 5 महाभूतों में संबंध स्थापित कीजिए। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि त्रिदोष को पढ़ाऊंगा, फिर धातु को पढ़ाऊंगा, फिर मल को पढ़ाऊंगा, फिर बोलूंगा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, क्योंकि अपन ने ये श्लोक पढ़ा है, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। तो इस सूत्र के अनुसार आधार माने तो शरीर भी 5 भौतिक है। तो दोष, अपन दोष यहाँ पढ़ रहे हैं ना अभी, कि दोष 5 महाभूतों से बने हैं, धातु ये 5 महाभूतों से बने हुए हैं, और मल ये 5 महाभूतों से बना है। तो इन तीनों का बनाने के बाद में ये श्लोक आता है कि दोष धातु मल मूलम शरीरम। इस सूत्र को आधार माने तो शरीर भी 5 भौतिक भी कहलाता है। तो 3 तरीके से मैंने सिद्ध किया इस चीज़ को, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आता भी है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आएगा त्रिदोष 5 महाभूतों का संबंध बताइए। तो वात पित्त कफ 3 दोष आपको पता है। तो वात किससे बना है? वायु आकाश से तत्वों से निर्गत। तो वात जो दोष है, वात दोष किससे बना है? वायु महाभूत और आकाश तत्वों से, मतलब 2 महाभूतों से मिलकर वात दोष मिलकर बना है। तो वायव्य आकाश धातु में वायु, ये किसने बोला? आचार्य सुश्रुत, नहीं अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान। ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ताकि मैं भूल जाता कि मैंने ये क्यों लिखा, ताकि मुझे याद रहे। आपको इतना जरूरी नहीं है, आपको तो इतना याद कर लो कि वायव्य आकाश धातु में वायु, ये मैंने मेरे लिए लिखा है कि अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में है ये, इसलिए ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना रहे। आप धीरे धीरे आप जब 5-6 बार स्टडी कर लोगे ना, तो आपको भी याद होने लग जाएगा ये। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये किसने बताया, सुश्रुत ने बताया, चरक ने बताया, या फिर वाग्भट ने बताया। तो ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान ने बताया, मतलब वाग्भट ने बताया। तो वात किससे बन के बना है? आपको इतना याद रखना है कि वात वायु प्लस आकाश से मिलकर बना है। पित्त किससे बना है? अग्नि तत्वों से पित्त का निर्माण होता है। पित्तम आग्नेयम, श्लोक दिया है, पित्तम आग्नेय, मतलब जो पित्त दोष है अग्नि महाभूत से बना है। कफम किससे बना है? जल पृथ्वी तत्वों से कफ का निर्माण होता है। तो अम्ब यानी क्या होता है? जल, पृथ्वी या श्लेष्मा। तो अम्ब यानी जल, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, और श्लेष्मा तो जल और पृथ्वी से कफ का निर्माण होता है। तो समझ में आया ना किस किससे बना है? कि वात किससे बना है? वायु प्लस आकाश। पित्त किससे बना है? अग्नि से। और कफ किससे बना है? जल और पृथ्वी से।
तो पांचों महाभूत आ गए ना, इसमें इंक्लूड हो गए ना, आकाश आ गया, वायु आ गया, अग्नि आ गया, जल आ गया, पृथ्वी आ गया। तो पांचों महाभूतों से त्रिदोष बने। तो अपना जो ये श्लोक आएगा, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो दोष आ गया, दोष को क्लियर कर दिया कि भाई दोष भी पांचों महाभूतों से मिलकर बने, कि त्रिदोष की 5 भौतिकता सिद्ध हो गई अपन ने। देखो मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो धातु, धातु पंच महाभूत संबंध या धातु की 5 भौतिकता, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रस तो बना है जल से, रक्त बना अग्नि से, मांस बना पृथ्वी से, मेद बना जल से, अस्थि पृथ्वी से, मज्जा जल से, शुक्र जल से। कैसे याद करोगे, रटोगे थोड़ी। रस, प्लाज्मा, प्लाज्मा एक तरीके से लिक्विड होता है, तो जल। रक्त, आश्रय आश्रय भाव से, क्योंकि रक्त किसके समान गुणधर्म रखता है, पित्त के समान, तो पित्त किससे बना है, अग्नि से, तो अग्नि महाभूत। मास, मास में क्या होता है, वजन होता है, भारी होता है ना, हैवी होता है, इसलिए पृथ्वी। मेद, मेद में क्या होता है, एक तरीके से फैट सा होता है, वसा सी होती है, इसलिए ये जल आएगा यहाँ पे, क्योंकि चिकना भी तो होता है। अस्थि, अस्थि एक तरफ से ठोस होती है, बोन ठोस ही तो होती है, इसलिए पृथ्वी। मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो में एक तरीके से ऐसे ठोस नहीं होती, एक बोन मैरो एक अलग तरह से लिक्विड होता है ना, पीली मज्जा, रेड मज्जा, आपने स्टडी करते होंगे मॉडर्न में कि 2 तरह की मज्जा होती है, पीली बोन मैरो और रेड बैन मोरो, तो वो तरीके से जल। और शुक्र आप जानते हो जल। तो पृथ्वी जल जल, और अग्नि बस एक आया है यहाँ रक्त पे, अग्नि, अग्नि वाला याद हो जाएगा। और जहाँ पे लिक्विड, थोड़ा सा भी लिक्विड दिखता है ना, द्रव वाला, एक तो ठोस है, वो तो पृथ्वी से बना है बिल्कुल, और थोड़ा सा भी लिक्विड सा दिखता है, थोड़ा सा भी स्निग्ध दिखता है, वो जल से। तो ये आपको वैसे ऐसे माइंड में सेट करना है कि रस प्लाज्मा टाइप का होता है, जल से आएगा। रक्त उष्ण होता है, एक तरीके से पित्त के सदर्मी होता है, तो अग्नि से। मांस थोड़ा भारी होता है, तो पृथ्वी से। मेद जल से, क्योंकि इसमें चिकनापन होता है। अस्थि ठोस होती है, तो पृथ्वी से। मज्जे में भी थोड़ा सा चिकनापन होता है, जल। और शुक्र तो आपको पता ही है, सीमन एक तरीके से जल। तो ये आपको धातु की 5 भौतिकता आपको सिद्ध करनी है, मतलब एक तरीके से ये आपको लिख देना है। फिर मल महाभूत संबंध, मल का और महाभूत का क्या संबंध है, मल की 5 भौतिकता, कि पुरुष पृथ्वी से बना है, मूत्र जल से बना है, श्वेत जल से बना है। आपको सिंपल से पता है कि जो पुरुष यानी स्टूल, ठीक है, पृथ्वी से बना है। मूत्र यूरिन किससे बना है, जल से। और श्वेत जल से। अब आप ये मत समझना कि ये जल से ही बना है, ये पृथ्वी से ही बना है। 5 महाभूतों से बना है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, पृथ्वी। मूत्र में डोमिनेंट कौन है, जल। श्वेत में डोमिनेंट कौन है, जल। इसी तरीके से रस में डोमिनेंट कौन है, जल। बाकी महाभूत भी हैं, लेकिन उनकी मात्रा नगण्य है। डोमिनेंट की बात होती है हमेशा, ठीक है। अपन कोई मैच जीतता है, टीम इंडिया कोई मैच जीतती है, तो डोमिनेंट कौन है, तो मैन ऑफ द मैच कौन है, किसने जीता है, उसी मैन ऑफ द मैच वाले का ही नाम आता है कि इसने जीता है। बाकी ने भी योगदान दिया है, बाकी ने फील्डिंग की है, बाकी ने भी ओवर की है, योगदान है उनका। और पंचीकरण सिद्धांत, मतलब एक तरीके से कि पंच महाभूत भी पंच महाभूत से उत्पन्न है, मतलब जो भी जैसे पृथ्वी महाभूत है, वो भी अन्य महाभूतों के संयोग से उत्पन्न हुआ है। उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है। तो सभी चीज़ें पंच महाभूतों से बनी है, लेकिन डोमिनेंट कौन है उसकी बात हो रही है, क्योंकि अपन चिकित्सा में डोमिनेंट को टारगेट करते हैं कि डोमिनेंट, जैसे कोई संगठन है, आंदोलन कर रहा है, जो उसका डोमिनेंट व्यक्ति कौन होता है, जो लीडर होता है, उसको आप कंट्रोल में कर लो, उसको कैसे घूस दे दो, लालच दे दो, कुछ भी कर दो, वो अपने आके आदमियों से बोलेगा कि देखो ये सब कुछ ठीक हो गया, अब अपने अपने घर जाओ। तो डोमिनेंट को आप अपने पकड़ो, तो ये डोमिनेंट है, समझ रहे हो ना कि ये डोमिनेंट है। आप बोलोगे सर कि पुरुष में ओनली पृथ्वी पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाते, बाकी पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में, उनका अस्तित्व कम है 100% है, लेकिन वो कम है, ठीक है। तो अब देखो तीनों की बात कर ली अपन ने, दोष की कर ली, धातु की कर ली, मल की। तो अब देखो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस सूत्र के आधार माने तो शरीर भी 5 भौतिकी कहलाता है। 3 श्लोकों से अपन ने इसकी शरीर की 5 भौतिकता सिद्ध कर दी, शरीर की या पुरुष की। देखो जो अपन अपने सिलेबस का पॉइंट था ना कि पुरुष का 5 भौतिकतम, अब करेंगे अपन पुरुष का त्रिगुणात्मक एवं त्रिदोष में था, ये 2 पॉइंट और करेंगे। अब देखो एक छोटा सा ये और रह गया था, शुक्र आर्तव स्तन्य, इसका मतलब रिलेटेड नहीं है, लेकिन मिलता जुलता तक सबका अपन संबंध कर रहे थे, मतलब कि ये और करते थे साथ में, ये भी लिखते तो क्या ही बुरा मानते हैं। शुक्र का किसके, जल, ठीक है। आर्तव अग्नि, स्तन्य जल। स्तन्य क्या होता है, जो मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो माता का दुग्ध होता है ना, उसको स्तन्य बोलते हैं, ठीक है। तो वो जल से जल महाभूत उसमें डोमिनेंट रहता है, क्योंकि लिक्विड होता है, आपको पता है, बच्चा पीता है उसको। शुक्र में जल होता है, तो हाँ कॉल आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। शुक्र मतलब जल, देखो 100 में, और आर्तव अग्नि, आग्ने,
ठीक है। तो आग्नेय स्वरूप होता है, मतलब एकदम उष्ण होता है। आर्तव जो ओवम होता है उष्ण होता है स्वभाव से, और जो शुक्र है सौम्य होता है स्वभाव से। दोनों अपोजिट कैटेगरी है, एक सौम्य है एक आग्नेय। जब दोनों मिलते हैं तो एक तरीके से जो दोनों की विपरीत है, दोनों मतलब एक तरीके से विपरीत हैं, दोनों मिलते हैं तो एक तरफ से न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण होता है एक तरीके से, तब संतान की उत्पत्ति होती है। ये शुक्र आर्तव स्तन पंच महाभूत संबंध है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन मैंने साथ में इसको कवर करवा दिया क्योंकि अपन ने धातुओं कर लिया, मल का कर लिया, तो ये रह गए, तो इसका भी मैंने लिख दिया साथ में। अब करेंगे अपन शरीर का जो दूसरा टॉपिक है, शरीर की त्रिगुणात्मकता, क्योंकि अपन ने पंच भौतिक तो स्टार्ट कर दी, अब शरीर की त्रिगुणात्मकता स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट आता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। देखो कोई भी पॉइंट आपको पढ़ना हो, कोई भी स्टडी करना हो, तो उसको ये मत समझो कि उससे उसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम आता है इसके अंतर्गत, इसके अलग भी आता है, इसके कैसे भी लिख दो, मैं समझाने के लिए साथ में लिख दिया। देखो अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार 3 जगह बट गया, सात्विक राजस और तामस। ये क्या है? गुण है। ये बोलते हैं ना त्रिगुणात्मक, शरीर की त्रिगुणात्मक। तो सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। सात्विक और राजस से किसकी बनी? ये दोनों मिले तो क्या बने? एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां मतलब 11 इंद्रियां। उसमें क्या आती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 उभेंद्रियां। राजस और तामस मिलकर क्या बनते हैं? 5 तन्मात्राएं बनाती हैं। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब शब्द से क्या बनता है? आकाश, स्पर्श से क्या बनता है? वायु, रूप से क्या बनता है? अग्नि, रस से क्या बनता है? जल, और गंध से क्या बनता है? पृथ्वी। अब देखो ये टॉपिक सृष्टि उत्पत्ति क्रम अष्टांग हृदय में भी है, पदार्थ विज्ञान में भी है, और यहाँ एनाटोमी में भी आ गया, और फिजियोलॉजी में आप स्टडी करोगे। तो समझो अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ाया, क्योंकि अपन इनकी बात कर रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो मैं इनको समझाने के लिए पूरा सिस्टम ही बता दिया मैंने कि भाई ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हो, इन तीनों के योग से अपना शरीर कैसे बनता है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम को बताइए, त्रिगुणों की उत्पत्ति बताइए, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताइए, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताइए, पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताइए। क्वेश्चन कैसे ही आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है कि शरीर की त्रिगुणात्मकता स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना इजी पेपर नहीं आता। टॉपिक है सिलेबस में ये, लेकिन इसके अंदर कितने सारे टॉपिक इंक्लूड हैं उससे उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया। अब ये अव्यक्त क्या है, महान क्या है, अहंकार क्या है, समझते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त से होती है। अव्यक्त यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो मतलब अनजानी चीज़, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, किसी ने समझा नहीं, वो चीज़। तो सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त से होती है। अव्यक्त से महान और महान से अहंकार। अव्यक्त से महान, महान यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार यानी मैं वाला स्वभाव। ठीक है, बोलते ना घमंड, घमंड अलग होता है, अहंकार अलग होता है, तो ये अहंकार की बात कर रहे हैं। तो अव्यक्त से महान और महान से अहंकार की होती है। अहंकार की उत्पत्ति से त्रिगुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और इस अहंकार से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये लिख दिया कि अहंकार की उत्पत्ति से त्रिगुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामस गुण। उत्पत्ति समझ में आ गई कि कैसे उत्पत्ति होती है? अव्यक्त, महान, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामस। किससे? अहंकार से उत्पत्ति। ये कौन बता रहा है? आचार्य सुश्रुत बता रहे हैं। ठीक है, एनाटोमी में मोस्टली जब कोई आचार्य का नाम नहीं दिया हो तो समझ जाओ सुश्रुत की बात हो रही है, आचार्य सुश्रुत की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, तो ओनली मैं बता रहा हूँ कि आचार्य सुश्रुत की बात कर रहे हैं। अब राजस अहंकार की सहायता से, इसकी सहायता से कौन उत्पन्न करेगा? ये राजस अहंकार की सहायता से, सात्विक अहंकार से, इसकी हेल्पिंग लेके, राजस की हेल्पिंग लेके ये उत्पन्न कर रहा है क्या? एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, मतलब 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब आगे देखो, और राजस अहंकार की सहायता से, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। कि भाई राजस अहंकार की सहायता से, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब देखो तीन चीज़ें बता दी मैंने, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति, पंच महाभूतों की उत्पत्ति, और 3 गुणों की उत्पत्ति। क्या आप समझ गए? अब देखो, इसलिए पुरुष शरीर को त्रिगुणात्मक, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक यहाँ पे बोल दिया कि इसलिए पुरुष शरीर को त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इन तीनों से तो मिलकर बना है, जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी पंच महाभूत हैं, तो सिंपल सी बात है शरीर की त्रिगुणात्मकता स्पष्ट होगी। अगर मैं ये नहीं लिखता और डायरेक्ट ये लिखता मैं, तो आपको समझ में आता? नहीं आता। इसलिए मुझे ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम के नाम से सब हेडिंग डालनी पड़ी। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, शरीर की त्रिगुणात्मकता को, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तब भी सेम है। ये हेडिंग डाल दी सृष्टि उत्पत्ति क्रम, सृष्टि उत्पत्ति क्रम यहाँ हो गया,
ये अपन ने ये सिद्ध कर दी शरीर की त्रिगुणात्मकता। तो इसलिए पुरुष शरीर को त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक कहा जाता है। अब देखो त्रिगुण पंच महाभूत संबंध, त्रिगुण की पांच भौतिकत्व। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देगी इसलिए पुरुष शरीर को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। ये अपनी बात सिद्ध हो गई। फिर आप बोलोगे भाई पंचभूतात्मक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऊपर ही पंच महाभूत तो अलग से बने हैं, एकादश इंद्रियां अलग से बनी है। तो यहाँ पे देखो कि त्रिगुण और पंच महाभूतों में संबंध, कि ये त्रिगुण में भी पंच महाभूत का ऐसे सारांश बांट दिया। कैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों महाभूत में कौन कौन से गुण की अधिकता है उसके आधार पर। आकाश, तत्र सत्वम बहुलम आकाश, कि सत्व गुण की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट है ये पांचों है ना, आपका मतलब ABCD है। ये अगर आपने याद कर लिया ना, ये आज की क्लास है ना, कौन से दोषों का संबंध है, वही धातु का कैसे संबंध है, मलों का कैसे संबंध है, त्रिदोष का क्या संबंध है, गुणों का क्या संबंध है, आज की क्लास आपकी मतलब एक तरीके से हाईली लेवल मतलब हाई क्लास है। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ये मतलब फंडामेंटल है, बेसिक है आयुर्वेदा का। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना आज की क्लास की, तो आप आयुर्वेदा में कहीं नहीं रुकोगे, आप चिकित्सा में भी नहीं रुकोगे, आपको सारी चीज़ें आएंगी। तो तत्र सत्वम बहुलम आकाश, मतलब सत्वगुण की अधिकता किसमें होती है? आकाश में। वायु में किसकी होती है? रजो बहुलो वायु, रजगुण की अधिकता। अग्नि में किसकी होती है? सत्व रजो बहुलो अपी, सत्व और रज की अधिकता। जल सत्व तमो बहुला आप, मतलब सत्व तम की अधिकता। सत्व तमो, सत्व और तम मतलब दो गुण पाए जाते हैं, सत्व और तम की अधिकता। और पृथ्वी में तमो बहुला पृथ्वी, तम की अधिकता। किसमें बताएं? सुश्रुत शरीर में। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये श्लोक याद हो या ना हो, लेकिन आकाश में सत्वगुण की, वायु में रजगुण की। तो आकाश सात्विक व्यक्ति है, अप्रतिघात, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो सत्व, वायु, रजगुण की, अग्नि सत्व और रज, तो ये इसमें दोनों गुण जुड़ गए अग्नि में। जल में सत्व तम की और पृथ्वी में तम की। ठीक है, ये आपको कैसे भी याद करो, चाहे आप इसका फॉर्मूले बनाओ, चाहे आप इसके सूत्र बनाओ, चाहे आप इसको 10 बार पढ़ो, चाहे आप इसको 20 बार याद करो, लेकिन आपको ये याद हो जाने चाहिए। आप इसका ट्रीटमेंट में यूज़ देखोगे ना, क्योंकि आप किसी भी तरीके से कैसा भी व्यक्ति आ जाए, आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति सात्विक व्यक्ति है, तो समझ जाओ वही सात्विक व्यक्ति है। तो कौन सा महाभूत इसमें मोस्टली पाया जाता है? आकाश महाभूत पाया जाता है। आकाश महाभूत की ट्रीटमेंट कर दो। तो ट्रीटमेंट महाभूत को पकड़ना, क्योंकि भौतिक कौन है? दिखाई कौन देता है अपन को? महाभूत। इसलिए महाभूत में कन्वर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अपन जो ट्रीटमेंट करेंगे महाभूतों के आधार पर ही करेंगे ना, एक तरीके से, कि भाई कौन सा महाभूत किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि अपन महाभूतों को देखते हैं। अब सत्व रजतम, ये सत्रह, ये रजरा, ये तमरा, आपको दिखता है आगे। ये तो गुणों से पता चलता है कि ये ऐसे गुण करता है इसलिए सात्विक है, ये ऐसे गुण करता है इसलिए राजसिक है, ऐसे गुण करता है कि तामसिक है। तो ये आपको कैसे भी याद करना है, कर लेना। मेरे कहने का मतलब ये कि इंपॉर्टेंट है। आप जितना 1000%, 2000%, 3000% इंपॉर्टेंट लगाओ, लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब त्रिदोष और त्रिगुण में संबंध देखो। अब त्रिदोष और त्रिगुण में संबंध, वात में क्या है? रज है, पित्त में सत्व है, कप में तम है। गुण साथ में श्लोक भी लिखा है, रजो गुणमयो वायु। अब कोई बोलता है क्यों? क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बोला, और सुश्रुत क्या है? आप्तोपदेश है। मतलब ये आपके फंडामेंटल है, बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो, वात में कौन से गुण पाया जाता है? रज। पित्त में कौन सा पाया जाता है? सत्व। और कप में कौन सा पाया जाता है? तम। रजो गुणमयो वायु, सत्व गुणोत्तरम पितम, तमो गुणादि का कफ है। जिस गुण में मतलब जिस दोष में तम गुण पाया जाता है ना, अधिक पाया जाता है, वो कफ है। सत्व गुणोत्तरम पितम, और जिसमें सत्व ऊपर पाया जाता है वो पित्त है, और जिसमें रज पाया जाता है वो वात है। ये इसके त्रिदोष और त्रिगुणों में संबंध है। ये एक तरीके से आपकी जो आज की क्लास है ना, फंडामेंटल है। फंडामेंटल तरीके से बेसिक है, बोलते ना, 2 गुणे का 2, 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। इस तरह का जो आपका जो फंडामेंटल होता है पहली क्लास का ABCD का, वो क्लास है ये आज की क्लास। अब देखो, शरीर की त्रिदोष में था अपने टॉपिक का लास्ट आ गया आज के टॉपिक का। पंचभूतात्मक में स्टार्ट कर दी, त्रिगुणात्मकता स्पष्ट कर दी। अब आता है त्रिदोष में था, लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, शरीर की त्रिदोष में था। शरीर रूपी क्षेत्र में पंच महाभूतों का त्रिदोष प्रतिनिधित्व करते हैं, कि शरीर रूपी क्षेत्र में पंच महाभूतों का त्रिदोष प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पंच महाभूत 5 हैं, समझ में नहीं आते, एक तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। अब फिर इन्होंने बोल दिया कि शरीर रूपी क्षेत्र में पंच महाभूतों का त्रिदोष प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रतिनिधित्व, आप त्रिदोषों की चिकित्सा कर दो, पंच महाभूतों की ऑटोमेटिक चिकित्सा हो जाएगी। दोष धातु मल मूलम शरीर, इस सूत्र के अनुसार मनुष्य शरीर वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का बना होता है।
तो वात में कौन कौन सा है, वायु प्लस आकाश, पित्त में अग्नि और कफ में जल और पृथ्वी। ये अपन कर चुके थे पहले, समझ चुके थे, ये किया था ना अपन यहाँ पे त्रिदोष और पंच महाभूत संबंध, त्रिदोष की पंच भौतिकता, ये अपन ने किया था। अब समझो कि इस शरीर रूपी क्षेत्र में पंच महाभूतों का त्रिदोष प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कहने का मतलब इस एक लाइन से सारा फंडामेंटल चेंज हो गया। अब मैं जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना आपको कि चिकित्सा किसकी करते हैं, पंच महाभूतों की। अब पंच महाभूतों को चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है, अब त्रिदोषों की चिकित्सा करने की जरूरत है। अब अपन जितना भी पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में, एनाटोमी में, सब त्रिदोष की कृपा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने शरीर की त्रिदोष में सिद्ध कर दी। पहले अपन ने पंच भौतिकता स्टार्ट की, फिर त्रिगुणात्मक स्टार्ट की, फिर अपन ने त्रिदोष में था। तो ये त्रिदोष क्या इजी। अब अपन जितना भी अष्टांग हृदय पढ़ते हैं ना भाई, दोष कुपित हो गया, कौन सा, वात बढ़ गया, वात को घटा दो, पित्त बढ़ गया, पित्त को घटा दो, ठीक है, कफ बढ़ गया, कफ को घटा दो, कफ डाउन हो गया, कफ को बढ़ा दो। इस तरीके से जितने अपन पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर रूपी क्षेत्र में पंच महाभूतों का त्रिदोष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आप त्रिदोषों पर ध्यान दो, ऑटोमेटिक सारा शरीर बैलेंस रहेगा। ये एकदम फंडामेंटल है, बेसिक है। इसीलिए तो अपन पंच महाभूतों पर इतना ध्यान नहीं देते, अब त्रिदोषों पर ध्यान देते हैं। तो ये शरीर की त्रिदोषमयता सिद्ध होती है। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई सभी द्रव पंच महाभूतों से बना है और ये पंच महाभूतों में त्रिदोष इस तरीके से समाहित है, वात में वायु आकाश, पित्त में अग्नि और कफ में जल पृथ्वी। तो ये शरीर की त्रिदोषमयता सिद्ध हो जाती है। अपने जो सिलेबस के 2 पॉइंट बचते हैं, कर्म पुरुष और कौन सा, ये शरीर की दोष धातु मल मूलकता, ये अपने कल हो जाएंगे दोनों। और एक कल ये पहला चैप्टर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी मतलब आपको क्लास में करवा दूंगा, क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ये भी हो जाएंगे। तो मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट, और इस सब्जेक्ट का एनाटॉमी आयुर्वेदा का सबसे लेंथी चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि बेस बनाने में ही टाइम लगता है। अब आपके फॉर्मूला क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है। अब अपन अपने शरीर के जो बॉडी के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, वो स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास दी एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।